अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूं। और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जो आने वाले लम्हात हैं इस दिन के, आज के दिन के, वो भी अच्छे ही गुजरेंगे हमारे साथ भी, और पूरा दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा। हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को जुम्मे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी कोशिश होती है कि जनाब जुम्मे को आप लोगों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें लेकर आई जाएँ, कुछ ख़ास जो सेगमेंट हैं वो लेकर आया जाए उसमें, ताकि हम हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो बेहतर हो सके। तो आज आपने पूरा शो देखना है। आज का शो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी आप हमारा शो देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं थ्रू कॉल्स, और फेसबुक पेज पर भी आप हमें कमेंट्स करते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि आप कितना पसंद कर रहे हैं इस शो को। अलबत्ता जिस तरह मैं बात कर रही थी कि आप तो हमारा साथ देते ही देते हैं। आजकल अगर मुआशरे की थोड़ी सी बात कर ली जाए ना, तो हर किसी का एक दूसरे को पहचानने का, जानने का, इवैल्यूएट करने का जो कह लें कि मयार है ना, वो डिफरेंट है। मेरा मयार और है, किसी और का मयार होगा, आपका मयार कोई और होगा, कुछ और होगा, वो पैमाना आपका कुछ और होगा। अब पहले ये कहा जाता था कि जनाब खूबसूरती ना हर चीज़ भुला देती है, हर चीज़ को पीछे छोड़ देती है। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा लगता है कि आपकी शख्सियत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर सिर्फ चेहरा खूबसूरत होना मायने नहीं रखता है, आदाब आपके खूबसूरत होने चाहिए, अखलाक आपके खूबसूरत होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि सूरत ढल जाती है, सीरत जो है ना वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती है। और अगर सूरत आपकी खूबसूरत है लेकिन सीरत में कहीं ना कहीं दाग मौजूद है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, नेगेटिविटी मौजूद है, हसद मौजूद है, जेलसी मौजूद है, कीना मौजूद है, तो वो आपकी सूरत पर भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और स्मॉग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है, और आज भी 350 इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये मौसम इस तरह का है, स्मॉग की वजह से बहुत से लोग जो है ना वो बीमार पड़ रहे हैं, बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। सांस की बीमारी, गला, फ्लू, गला बहुत ज़्यादा लोगों को ख़राब हो रहा है, फिर आँखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन इसकी वजह से हो रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये स्मॉग जितना जो भी हो रहा है ना, ये स्मॉग की वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको हमने किस तरह केटर करना है, उसके लिए क्या कह लें कि घरेलू टोटके हो सकते हैं, नुस्खे हो सकते हैं, रेमेडीज़ हो सकती हैं। तो उस पर आज हमने बात करनी है, और उस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, ये स्मॉग ने तो हम सबका जीना दोबर किया हुआ है, और सारे बीमार पड़ते जा रहे हैं। वो चाहे गला ख़राब हो, बुखार हो, आंखों का इन्फेक्शन हो, नाक का इन्फेक्शन हो, जो है अपर बॉडी जो रेस्पिरेटरी हमारा है उसका प्रॉब्लम हो, हर कोई जो है ना वो इससे निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हमें कोई नुस्खा मिल जाए। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोग आपको पता है कि इसका जो मेन अटैक है वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है, और ख़ासकर जो लोग दमा में हैं, एलर्जी में हैं, ब्रोंकाइटिस के हैं, या दिल के जो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, उनके लिए तो ये निहायत मुज़र है। ओके। और आम लोगों में ये स्किन की एलर्जी भी क्रिएट कर देती है, आँखों में जलन और बर्निंग सेंसेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो प्रिकॉशंस हैं उसमें तो जो हमें गवर्नमेंट लेवल पे होनी है, या जो हमारी अपनी सतह पे होनी है, जो बाकियात वगैरह जलाने के मामलात हैं, दरख्तों का जो कटाई है, या जो धुआं शुआं है, हमें उससे अवॉइड होना है। सही है। मेन चीज़ है कि हमने इन दिनों, जिन दिनों इसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो, तो मास्क का इस्तेमाल करना है। सही है। और दिन में तकरीबन 5-7 बार, 8 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना है। तिब के अंदर बहुत अल्लाह पाक ने ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं जो स्मोक की वजह से इनिशियली तौर पे हमारे लंग्स की एबिलिटी को बेहतर करती हैं। मिसाल के तौर पर जिन दिनों स्मोक बहुत ज़्यादा आ जाए, तो आप अपने बच्चों को, बड़ों को जब भी खाना खाएं तो गुड़ एक बहुत बड़ी नेमत है। यानी ये देसी गुड़ जो है, इसको आप जो है ना, ये देखें, ये देसी गुड़ है, ठीक है। तकरीबन इसकी छोटी छोटी डलियाँ कर लें और बच्चों को ना दिन में 1-2 बार दें।
अच्छा तो स्मोक की वजह से गला खराब होना, चेस्ट में इन्फेक्शन होना, ये उसको संभाल लेगा। अच्छा, सिर्फ गुड़ खा लें सिर्फ तो? गुड़ खा लेने से। क्या यानी अल्लाह बात है। पाक ने इस गुड़ के अंदर बड़ी शिफा भी रखी है और अच्छा। बड़ी ये कीमती चीज और ये है। हमें देसी गुड़ चाहिए, देसी वो गुड़। दूसरे वाला नहीं चाहिए? नहीं नहीं, वो जो रंग कार्ड वाला होता है उससे हाँ। मजीद गला खराब होता है, और ओके। वो सिर्फ जायके की हद तक या देखने की हद तक तो खूबसूरत हाँ, है कि वो पर बड़ा इसकी- वाइट वाइट है, वो इसलिए लोग ले लेते हैं ना वो। Absolutely, वो बस लोग शफाफियत को देखते हैं, हाँ। लेकिन एफिकेसी को नहीं देखते। सही है। इसमें दर हकीकत एफिकेसी। तो इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं देसी की? देखें, देसी ये पहचान ऐसी है कि जायका इसका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, अच्छा। और इसमें कुछ लोग बादाम वगैरह और मुख्तलिफ मगज़े वो भी मिला देते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी। लेकिन ये कि जो वाइट गुड़ होगा, सिंथेटिक जो बना होगा, वो जैसे ही आप खाएंगे तो आपके गले में खराश शुरू हो जाएगी, ओके। और आपको खाने के बाद ना एक तलखी होगी। ये गुड़ आप अगर थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो आपको फ़र्क महसूस होगी। अच्छा। मेन इसका ये यहीं से आप पहचान लेंगे कि गुड़ किस किस्म का है। जैसे शहद है, ठीक है। जो फार्मी शहद या जो जाली शहद होते हैं वो आप खाएं तो आपकी 1 से 2 चम्मच खाना मुश्किल है। खाली शहद का आपका दिल करेगा मैं 2-3 चम्मच भी ले लूँ। तो ये अल्लाह पाक ने जो कुदरती चीज़ें हैं, जो नॉन सिंथेटिक चीज़ें हैं ना, उनकी एक अपनी अफादियत है। ठीक दूसरे है। नंबर पे हमारे पास एक ऐसा कहवा है, ये रूटीन में भी स्मोक के दिनों में, और चूँकि स्मोक के दिनों में आपको पता है कि कार्बन ऑक्साइड बॉडी में और फिजा में फैल जाती है, उसकी वजह से हमारी लंग्स जो है उनकी एबिलिटी में फ़र्क पड़ता है, उसकी लंग्स और हार्ट की कोलैबोरेशन में फ़र्क पड़ता है। तो जो एस्थमेटिक इश्यूज मामला है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं तिब के अंदर। ठीक है। अब्रेशम, ये इसको अब्रेशम कहते हैं, और इसके अंदर से कीड़ा निकलता है। ये हमने काट के ना, ये देखें इसके पीसेस को काटा हुआ है, खाली खोल है इसका ऊपर वाला। ओके। ये दो या 3 खोल ले लें, ठीक है। 1.5 कप पानी में अब्रेशम के। दूसरे नंबर पे गुले गाउजबान के फूल हैं, ठीक है। ये तकरीबन ½ टीस्पून ले लें, ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ये गाउजबान जो पत्ते इसके होते हैं उसके, जो ये गाउजबान है। अच्छा, वो हमें फूल उसके है। पत्ते भी चाहिए और फूल भी चाहिए? Absolutely, ठीक पत्ते है। भी चाहिए, फूल भी चाहिए, और ओके। अब्रेशम, ये तीनों चीज़ों को हम वजन लेके 1.5 कप पानी में आप इसको पका लें, और 4-5 मिनट इसको हल्के आंच पे पकाएं। उसके बाद आपने हस्बे जायका इसमें शक्कर डाल लेनी है या शहद मिला लेने, तो वैसे भी ये पी सकते हैं। आप इमेजिन करें जिन लोगों को सफोकेशन है, घुटन है, या जिनका सांस बहुत फूलता है, इवन ये रूटीन में भी जो एस्थमा के पेशेंट है, अच्छा। उनके लिए नेमत खुदावंदी है। ओके। यानी उनका इनहेलर तक छूट जाता है इससे। वाकई? इतना ज़बरदस्त कहवा है कि इसकी ये जब बंदा एस्थमा का पेशेंट इस्तेमाल करेगा तो वो दुआएं देगा कि अल्लाह पाक ने मुझे किस नेमत से नवाज दिया। ठीक ये है। कुदरती अल्लाह पाक की नेमतें हैं। ठीक इन है। तीनों चीज़ें से जो हमारे रिसेप्टर हैं वो खुलते हैं, ओके। हमारे ब्रोंकाइट्स जो हैं वो खुलते हैं, और लंग्स के अंदर जितना इंजमाद होता है, जितना टॉक्सिन होता है, इवन लंग्स के अंदर जो पानी भी रुका हो तो वो उसको रेक्टिफाई अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या बात है कि ये इतना ताकतवर और इतना मैजिकल जो है ना ये कहवा है। तो ये कब पी सकते हैं और दिन में कितनी दफ़ा पी सकते हैं? ये दिन में 2 बार पी सकते हैं, बेड टाइम और रूटीन में भी। आप पूरा दिन, जाहिर बात हम लोग बाहर होते हैं, खाने पीने में बेहतियाती होती है, गर्दो गुबार होता है, और बिलखसूस जो लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है। उनके लिए लंग्स की सलाहियत, लंग्स को बेहतर करना बहुत कंपलसरी है। तो ये रात को डेली आप ये तमाम कहवा बना के खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं और बुजुर्गों को भी दें। ठीक है। देखें, इसका स्मोक का फायदा जो ही है। अटैक है वो ज्यादा बच्चों पे होता है या बड़ों पे होता है, बुजुर्गों पे, बुजुर्गों पे होता है। तो पूरा घर ये कहवा पिए। तो आपको मजे की एक बात बताऊं कि उम्र जो दराज हैं जिन कंट्रीज में, वो उनमें लंग्स की रेशो बेहतर होती है। हमारे फेफड़े जब कमजोर होते हैं तो हमारी उम्रें कम हो जाती हैं, और हमारी जो खुराक गजाएं जो हमारी उन चीज़ों को मुतासर करती हैं। आप देखें, हमारी एवरेज औसतन उम्र 70-75 साल होती थी, आज लोग 45-50 पे हम लोग आ चुके हैं। तो क्या वजह है? ये माहौलियाती तब्दीलियां हैं, गजाई तब्दीलियां हैं, और स्ट्रेस लेवल है। तो ये कहवा बेहतरीन उनके लिए है। स्मोक के दिनों में तो फायदा है ही है, और वैसे रूटीन भी में पी इसका सकते हैं। एस्थमा में बहुत फायदा ठीक है। अच्छा, दूसरा, बहुत से लोगों को जैसे बलगम भी हो जाती है ना, उनके लिए भी ये कहवा जी, ठीक बलगम- है, या कोई और कहवा नहीं, पीना नहीं, चाहिए जिन उन्हें? लोगों को प्रोडक्टिव कफ है, जी। यानी कि बलगमी खांसी जी। है, या जिनको स्पूटम बहुत बनता है, केरा हाँ, टाइप, हाँ। उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। चूँकि ओके। ये बेसिकली लंग्स के अंदर जो प्रोडक्शन है सिक्रीशंस की, उसको भी रोकता है, रतूबात ओके। की, और जो मौजूद होती है एज ए एक्सपेक्टेंट उसको निकालता भी है, यानी तनकिया करता है।
तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कहवा जो आप पी सकते हैं, दिन में 2 दफा पी सकते हैं दिन में आप, 2 बार ले बड़े भी पी सकते हैं, सारे पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान कोई नहीं नुकसान है, नहीं। आपको इसका फायदा ही होगा। जी, absolutely। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बात की कि गला खराब हो जाता है, उसके लिए क्या बेहतरीन नुस्खा है, क्योंकि आजकल हम लोग सारे ही इसका शिकार हुए हुए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, गला खराब में 4 चीज़ें हैं हमारे पास मौजूद हैं। हल्दी हर घर में मौजूद होती है। ठीक है, हल्दी इसको आप ले लें 1 छटांग। मुलट्ठी, ये लकड़ियाँ होती हैं मुलट्ठी, पान के अंदर भी डाली जाती है गले के लिए, और एंटीबायोटिक का भी काम करती है, एंटीसेप्टिक भी है, और सॉर थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस, और या इवन आपके वोकल कार्ड के जो इश्यूज हैं उसमें स्टिफनेस है उसको भी ये दूर करती है। ओके, ठीक ये है। मुलट्ठी, और ये मैदे में भी इफेक्ट करती है, आपका जीआईटी सिस्टम उसको ठीक करती है। ओके। इवन के जो आजकल एच पाइलोरी के इश्यूज हैं, हाँ जी, उसको भी ये, उसमें भी बेहतरीन चीज़ है ये नुस्खा पूरा। सही है। ये भी आप 1 छटांग ले लें। पहली चीज़ हल्दी होगी, दूसरी मुलट्ठी होगी, तीसरी चीज़ है कुटशीरी। कुटशीरी, इसके बारे में नबी, इसको किस बहरी भी कहते हैं और किस शीरी भी कहते हैं, और कुटशीरी भी कहते हैं। ये नबी मेहरबान ने फरमाया कि जिन लोगों को ज़ातुल जनब के मसाइल हों, पसलियों के, लंग्स के मसले हों, तो उसमें ये शहद में मिला के देने से शिफा मिल जाती है। तो इसका रेफरेंस हमें हदीस से भी मिलता है, और इस टाइम माशाल्लाह जो गला, जैसे आपने बताया जिन लोगों का गला खराब रहता है, जिनको रेशा बलगम रहता है, उसके अंदर ये तीसरी चीज़ 1 छटांग ये ले लें, कुटशीरी। और चौथी चीज़ है सौंफ, जिसको हम बादियान कहते हैं, इसका अरग भी बनता है, और ये हमारी रियाही जीआईटी सिस्टम में बड़ा काम करता है। इन चारों चीज़ों का हम वजन लेके इसको पाउडर बना लें, ग्राइंड कर लें, सफू बन जाएगा। हाफ टी-स्पून बच्चे और 1 टीस्पून बड़े इसका इस्तेमाल करें। आप इमेजिन करें ये 4 चीज़ें ऐसी सेफ साइड हैं, आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जरा सा गला खराब होता है, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। बिल्कुल, मैं क्या समझता हूँ कि एंटीबायोटिक से पहले आप इस नुस्खे को जरूर आजमाएं। सही है। और इंशाल्लाह गले के इश्यूज हों, और जिन बच्चों में कंटिन्यूसली टॉन्सिल्स के इश्यूज आते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनका कद नहीं बढ़ता, उनके लिए भी नुस्खा निहायत जो है ना कारआमद है। ठीक है कि आपका अगर गला खराब रहता है उसके लिए भी, और टॉन्सिल्स के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये नुस्खा है। एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात कर लेते हैं। लाहौर से उन्होंने हमें कॉल किया, शाहिदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी मैंने पूछना था कि ये हाइपेटाइटिस की जो है, जिगर के मरीज भी कावा पी सकते हैं? हाइपरटेंशन और जिगर के मरीज? जी हाइपेटाइटिस सी, जिगर के मरीज हाइपेटाइटिस, ठीक है। तो हाइपेटाइटिस और जिगर के मरीज, बिल्कुल, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट भी ये कावा पी सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। देखें, हेपेटाइटिस के अंदर लोगों का एक मफरूज़ा ये है कि हेपेटाइटिस जब हो जाए तो बिल्कुल ठंडी चीज़ खानी है। हाँ जी। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से लोगों में पैगाम देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस में इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बेहतर होना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं तो लीवर अर्ली कंपनसेशन की तरफ चला जाता है, यानी वो फटने की तरफ चला जाता है। तो जिगर के मरीजों को गर्म चीजों की भी अशद जरूरत होती है। खजूर भी खा सकते हैं, इंजीर भी ले सकते हैं, रोगन जैतून भी ले सकते हैं। जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, जरकान अस्वद, काले जरकान के, और जो पीले जरकान के मरीज हैं वो ये कावा ना पिए। अच्छा, वो ये नहीं पी सकते पीले जरकान वाले? वो टेम्परेरी 8-10 दिन का एक वायरल होता है, उसके बाद जब वो ठीक हो जाएंगे फिर वो पी सकते हैं, वरना हेपेटाइटिस सी वाले, ये सी वाले, बी वाले जो हैं वो ये ले सकते हैं, वो ये कहवा ले सकते हैं, और ई वाले नहीं ले सकते। ठीक है, उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि सही होगा उनके लिए। जी, हेपेटाइटिस के मरीज के लिए फायदेमंद है। इससे देखें लंग्स की एबिलिटी बेहतर होने से इम्यूनिटी एनहांस होती है। जब इम्यूनिटी एनहांस होती है तो आप इजीली बीमारी से मुकाबला कर सकते हैं बेहतरीन। ठीक है, अपने स्मोक से किस तरह बचना है, वो अगर आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, गला ख़राब है, फ्लू है, उसके लिए किस तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, कहवे किस तरह के पिए जा सकते हैं, उस पर हमने बात की है। हमारे साथ हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद थे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। और स्मोक से किस तरह बचना है हम सब ने ये अब हमें ख़याल रखना पड़ेगा ताकि हमारी जो सेहत है वो मज़ीद ख़राब ना हो जाए। तो जनाब अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको लाहौर के बारे में मज़ीद बता देते हैं। कामरान की बारादरी के हवाले से तो हम सब ने सुन रखा है, इसकी तारीख़ क्या है, कब बनी, कैसे बनी, और इसका नक्शा, इसका इंटीरियर, सारे मामलात, इसकी तारीख़, हिस्ट्री क्या है, उसके लिए उसके ऊपर एक पैकेज तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। तो आइए पहले वो देख लेते हैं।
शहर लाहौर मुगलिया तारीख का शायद सबसे बड़ा जिंदा नमूना है। इस एक शहर में मुगलिया तर्ज तामीर के बड़े बड़े नादिर नमूने आपको जा बजा मिल जाएंगे। न सिर्फ मुगलिया सल्तनत बल्कि मुगलों से पहले और मुगलों के बाद की सल्तनतों के भी बहुत से शाखा इस शहर में मौजूद हैं। रावी किनारे मौजूद ये शहर दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखता। यही दरिया रावी जिसके गिर्द हमारा ये अजीम शहर आबाद है अपनी एक अलग से रूमान परवर तारीख रखता है। इसी दरिया के ऐन बीचों बीच मुगलिया दौर की एक बहुत ही पुरानी याद खड़ी है, जिसकी अगर आप सैर करें तो यूं लगता है जैसे आप किसी जजीरे पर हों। इस शाहकार को दुनिया कामरान मिर्जा की बारादरी या सिर्फ बारादरी के नाम से जानती है। आइए आज आपको इसी की सैर करवाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बारादरी एक ऐसी इमारत है जिसके 12 दर यानी के 12 दरवाजे हैं। ये चौकोर नुमा इमारत जिसके चारों तरफ 3-3 दरवाजे हैं, शहनशाह हुमायूं के भाई कामरान मिर्जा ने 1540 में तामीर करवाई थी, जो कि उस वक्त लाहौर का हुक्मरान था। याद रहे कि मुगलों की जानिब से तामीर की गई इमारत में बारादरी सबसे ज्यादा कदीम है, क्योंकि इससे पहले मुगलों की जानिब से लाहौर में और कोई भी इमारत नहीं बनाई गई थी। इसको बनाने का मकसद था कि शाही खानदान के लोग यहाँ बैठकर दरिया किनारे निजी जिंदगी को पुरसकून तरीके से जी सकें। यहाँ पर शोरा की महफिल जमती और रक्सो सरूद भी बारादरी की जीनत बढ़ाते हैं। बारादरी की इमारत एक 2 मंजिला इमारत है जिसके अंदर चारों तरफ से बड़े बड़े दरवाजे और रोजन हैं, जहां से हवा का गुजर होता है। मरकजी इमारत के बिल्कुल सामने एक अजीमुशान तालाब और बाग भी है, जो कि देखने वालों को एकदम अपने शहर में जकड़ लेता है। इमारत की दीवारों पर कदीम मुगलिया तर्ज तामीर की तरह नक्श निगारी की गई है। उस वक्त इसकी तामीर में कीमती पत्थरों और हीरों की मदद ली गई थी। जहां रावी के वस्त में बसी ये कदीम इमारत हमें माजी में पहुंचा देती है, वहीं पर दीवारों पर मनचले नौजवानों की जानिब से जो अपना हुनर दिखाया गया है, उससे यह भी साबित होता है कि इस इमारत की बिल्कुल भी हिफाजत नहीं की गई। इस कदीम सकाफती विरसे की अगर ठीक से देखभाल की जाए तो ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। खुशकिस्मती से यहाँ पर एक बार फिर से बारादरी की रौनकें बहाल करने का काम जारी है। उम्मीद है कि हुकूमत इसको अच्छे से बहाल करके सयाहों के लिए खोल देगी, ताकि कामरान की बारादरी को नापैद होने से बचाया जा सके। और जनाब, ये बारादरी के हवाले से, कामरान की बारादरी के हवाले से एक पैकेज तैयार किया गया था, उसकी हिस्ट्री के हवाले से तो आप लोगों ने देखा है। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ ड्रेसिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज कुछ उन ख़वातीन के हवाले से बात करनी है हमने जो कि अबाया करती हैं, अबाया पहनती हैं, हिजाब करती हैं। उनके लिए कि अगर वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उनकी जो लुक है वो किस तरह की होनी चाहिए, उनके अबाई का कलर किस तरह का होना चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, फैब्रिक किस तरह का होना चाहिए, जो कि एक अच्छी लुक भी क्रिएट करे उनके ऊपर और एक इम्पैक्ट भी छोड़े इंटरव्यू के ऊपर। तो उसके लिए हम बात करेंगे। फिर सर्दियां आ रही हैं तो लड़कियों की बेसिक गलतियां क्या होती हैं जो वो कर रही होती हैं वार्डरोब के अंदर। लड़कों के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती हैं कि बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको लाजमी अपनी वार्डरोब में रखनी चाहिए। तो ये मिक्स एंड मैच करके आज कुछ चीज़ें हैं जो कि हम करने जा रहे हैं, पूछने जा रहे हैं बल्कि। तो हमारे साथ हामिद सईद साहब मौजूद है, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, तो उनसे बात करते हैं। हामिद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, अबाए और हिजाब करने वाली जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए आज हमने बात करनी है, बिकॉज बाकी लोगों के बारे में तो हम करते ही रहते हैं बात, सेगमेंट्स भी करते रहते हैं, बहुत सारे किए हैं। तो ऐसी लड़कियां जो हिजाब लेती है, अबाया करती हैं, वो अगर इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो उनके लिए किस तरह की लुक होनी चाहिए, किस तरह के कलर्स होने चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि देखें, अगर आप तो फुल अबाया करती हैं, यानी सिर्फ आपकी आंखें नज़र आ रही हैं, बाकी सारा आप कवर्ड है, तो मेरी एक ऑनेस्ट सजेशन है कि आप ऐसी कंपनीज को चूज़ करें कि जहाँ वहाँ माहौल ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट भी हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल बड़ा कॉर्पोरेट किस्म का, इंटरनेशनल किस्म का कल्चर है, एक तो सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होगा उस किस्म के हिजाब में। तो अगर हो भी गई तो आप बड़ी अनकंफर्टेबल रहेंगी, वो भी अनकंफर्टेबल होंगे और आप भी अनकंफर्टेबल होंगे। तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूंढें या ऐसी कंपनीज ढूंढें कि जहाँ पे इस तरह का ऑलरेडी कल्चर मौजूद हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम रेगुलर अबाया के ऊपर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हिजाब करती हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने कोई ज़्यादा कलरफुल हिजाब वगैरह नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आप हो सकता है अपने आप को एज ए फैशन समझती हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये है,
لیکن ساری اٹینشن چلی جائے گی اس پرنٹ کے اوپر یا جو بہت ہی ڈیزائن قسم کا ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو آئی ووڈ سے کہ اس میں آپ سالڈ کلرس میں آ جائیے, پلین کلرس میں آ جائیے. پلین کلرس میں بھی 3-4 کلر بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے اچھا کلر وائٹ ہے. تو اگر آپ وائٹ حجاب پہنتی ہیں, یہ ایسے جیسے مرد وائٹ شرٹ پہنتا ہے, تو وائٹ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریڈیبل ہیں, آپ ٹرسٹ وردی ہیں, آپ ریفائنڈ ہیں, آپ پالشڈ ہیں, آپ سفسٹیکیٹڈ ہیں. تو وائٹ حجاب ول ڈو آل دیٹ فار یو. اچھا, اسی طرح آبویسلی پاور اسٹرگل ہے, پاور ڈائنامکس ہے کمپنیز میں جہاں بھی آپ جاتی ہیں. تو بلیک جو ہے وہ آبویسلی یو نو دیٹ از آپ کے آپ بھی کہنے لگی تھی. تو بلیک جو ہے میں پورے پاکستان کو میں نے یاد کروا دیا کہ بلیک از پاور. تو آبویسلی آپ پاورفل لگنا چاہتی ہیں, اور بلیک اچھا بھی بہت لگتا ہے. بالکل ایسے ہے. جیسے اگر سپوز آپ نے بلیک ڈریس پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ نے بلیک حجاب پہنا ہوا ہے. حجاب پہننے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ ایسے ہی الٹ پلٹ کر کے پہن لیں. ایک بڑا شیک طریقے سے پہن سکتی ہیں. یو کوڈ لک ویری ویری ماڈرن, اپ ڈیٹڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ حجاب کا, کئی لوگ کہتے ہیں حجاب کا پھر پرپس یو نو اٹس لائک آپ ڈیفیٹ دا پرپس, لیکن ایسی بات نہیں, کیونکہ آپ حجاب تو کر رہی ہیں نا کور کرنے کے لیے نا. تو آئی ووڈ سے کہ اس میں بھی آپ نفاست لے کے آ سکتی ہیں, اس میں بھی آپ تھوڑا سا اسٹائل لے کے آ سکتی ہیں. اگر آپ نے حجاب پہنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسٹائلش نہیں لگ سکتی. بالکل ایسے. تو یہ دوسرا کلر. تیسرا کلر جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اگین وہی کلر کہ نیوی کلر جو ہے, نیوی بلو. لیکن آپ کو اب تو میری فنگر ٹپس پہ ہیں سارے کلرز, بلکہ میرا جواب آپ خود دے سکتی ہیں. تو اینی وے وہ نیوی ہے. نیوی اب دیکھیں اگر آپ نے نیوی کے ساتھ نیوی کیا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا لگے گا. جیسے آپ نے نیوی ڈریس پہنا ہوا ہے, اس کے ساتھ نیوی ہے, آپ نے پکچر دیکھی کہ ایسی ایسی خواتین کی لڑکیوں کی, دے لک ویری شارپ نا. تو آئی ووڈ سے کہ وہ نیوی کلر جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گرے, چارکول گرے جو ہے بڑا اچھا ہے. لائٹ گرے کی طرف مت جائیں, چارکول گرے. لیکن ساری اٹینشن آپ پہ ہونی چاہیے, نہ کہ حجاب کے اوپر ہونی چاہیے. تو جو حجاب جو ہے ول ورک وتھ یور یو نو آؤٹ فٹ جو بھی ہے آپ کے ساتھ. لازمی بات ہے کہ آپ کی آؤٹ فٹ جو ہے وہ بھی ویل پٹ ٹوگیدر ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے شوز رائٹ ہونے چاہیے. تو آئی ووڈ سے اچھا. دوسری بات یہ کہ اس کا سائز کا خیال رکھیں کہ آپ نے جس حجاب کا سائز کیا تھا بڑا لٹکا ہوتا ہے, بہت لمبا ہوتا ہے, یہ بہت سارا فیبرک ہے جس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. تو اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ نا. تو سارا سلوپی سا لگنا شروع ہوتا ہے. تو اس میں ہول آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے شارپ لگنا ہے, آپ نے نیٹ لگنا ہے, آپ نے یو نو پاورفل لگنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ ٹو لک ویری ویل پٹ ٹوگیدر. سارا فوکس آپ کے فیس پہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے بات سننی ہے وہ آپ کی بات سننی ہے, نہ کہ آپ کے لباس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ کلرز اس طرح کے ہونے چاہیے. بوائز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. سردیاں آ گئی ہیں تو کون سی ایسی آئٹمز ہیں جو کہ بدلتے موسم میں لڑکوں کی وارڈروب میں لازمی ہونی چاہیے؟ دیکھیں سردیوں میں مردوں اور خواتین دونوں کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ سردیوں میں کیسے اپنے کو وارم رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نیو یارک میں رہا ہوں, اتنے سال رہا ہوں, تو وہاں پہ نا لوگ ٹرینڈ ہیں کہ سردی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو پہلے کانسیپٹ سمجھ لیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک موٹا سا سویٹر پہن لیتے ہیں, یا موٹی سی جیکٹ پہن لیتے ہیں, موٹا سا کوٹ پہن لیتے ہیں, تو آپ کی ساری پرسنالٹی کو آپ کو زیرو کر دیتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ نے بڑا اچھا نیچے لباس پہنا ہوا ہے, اوپر آپ نے ایسی فلفی سی جیکٹ پہن لی ہے. اب سردی سے بچنا بھی ہے, لازمی بات ہے, تو کیا کریں گے؟ تو یا پھر آپ نے کمبل لپیٹ لیا یا چادر لپیٹ لیا. اس طرح کے بھی لوگ دیکھتے ہیں بعد میں. آئی ووڈ سے کہ اس میں کانسیپٹ سمجھیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ لیئرنگ کا کانسیپٹ کریں. اچھا, لیئرنگ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے جو اگر سخت سردیاں آتی ہیں جب آتی ہیں, تھرمل جو ملتے ہیں خواتین کے لیے بھی ہیں مردوں کے لیے, آج کل تو کافی ایڈورٹائز بھی ہو رہی ہے ان کی. تو پہلی بات ہے کہ تھرمل پہنیں. تھرمل کے نیچے بھی ایک بنیان ہو سکتی ہے, تھرمل کے اوپر آپ کی شرٹنگ یا جو بھی آپ کا نیکسٹ گارمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے, اس کے اوپر آپ کا ایک سویٹر ہو سکتا ہے. اچھا, سویٹر میں خاص طور پہ جو پاکستان میں غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ ہے, ایک تو بڑا فلفی سا سویٹر ہوتا ہے, وہ آپ کی ساری پرسنالٹی کو ویک کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے اون نکلتی رہتی ہے ایسے, پھر اندر سے اس کا کلر جو ہے وہ آپ کی نیچے والی شرٹ کو بھی بالکل وہ بھی نظر آ رہا ہے, یا اس کو وہ کر دیتا ہے, اس کو روئن کر دیتا ہے. تو آپ لیں سلیک قسم کے سویٹرز, ٹھیک ہے, جس میں آپ کی جیسے میں کہوں گا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, میں ان کے لیے بتا رہا ہوں, اگر آپ کیشمیر سویٹر لے لیں, کیشمیر کا بنا ہوا, جو کیشمیر ایک وول جیسے وول ہے, ایسے کیشمیر ایک وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا فائبر ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو بہت وارم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس میں سے اون نہیں نکلتی, اور اٹ لکس ایبسولوٹلی جسے کہتے ہیں لگژری آئٹم ہے, اسٹائلش ہے, اور وہ ساری عمر آپ کو 10-15 سال آپ کو ڈیفینیٹلی کام آ جائے گا. وہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتا, ون ٹائم انویسٹمنٹ آپ کے لیے. اس میں کلر بتا دیتا ہوں کہ کلرز میں آپ لے لیں, بلیک لے لیں, نیوی لے لیں, چارکول گرے لے لیں, 3 کلر بڑے اچھے ہیں. اس میں وی شیپ لے لیں. وی شیپ جو ہے نا بڑا اچھا ہے, کیونکہ وی شیپ کے ساتھ آپ جب ٹائی وائی لگائیں گے, اگر لگانی چاہیں تو بڑے اچھا اس کو نا لیس
रियलाइज करता है सारा कुछ है, तो वो गोल गले वाला ना ले, वी शेप वाला ले ले। ठीक है, एक कॉलर है फैसल हैं लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है मुनीबा आसमा साहब कि ये जो आप इसके ऊपर हिजाब के ऊपर ये बात कर रहे हैं, ये आपकी अच्छी है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, लेकिन ये भी देखें कि ये बात जो खवातीन है, बच्चियाँ आ गई, वो कंट्रोल नहीं है, वो आप जब इसको ये बताएंगे कि मॉडर्न लिबास पहने, हिजाब करें, तरीके से मेकअप को इस तरह करें, तो वो तो फिर आप ये ज़्यादा ख़राब नहीं होगा मामला? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिजाब ना करें, हम कह रहे हैं आप हिजाब करें, लेकिन उसको आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह करके जाना है या अच्छा किस तरह लगना है, हम वो कह रहे हैं। हम तो ये बिल्कुल भी डिसअग्री नहीं कर रहे हैं कि आप हिजाब ना करें या अबाया ना पहने। हमने तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये सेगमेंट तैयार किया है कि वो उस चीज़, उस अटायर के अंदर कितना और खूबसूरत लग सकती हैं, उनकी लुक कितनी और खूबसूरत लग सकती है, हम तो सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि देखिए हिजाब जो है ना, जो ख़वातीन पहनती हैं, दे शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने कि तो नहीं उन्हें कहा कि आप देखिए इस नहीं सोसाइटी में, इस दुनिया में इस वक्त हिजाब पहनना, आई थिंक इट्स ए बिग स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग। क्योंकि मुझे याद है न्यूयॉर्क में एक दफ़ा गया तो मैं वहाँ पे सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ा पार्क, तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ लोग होते हैं एंड एट एनी गिवन टाइम। तो वहाँ मैंने देखी 4 ख़वातीन थी, उसके साथ उनके बच्चे थे, हस्बैंड भी थे, वो एक बारबेक्यू कर रहे थे एंड दे वर फुली पूरा हिजाब किया होता है। They didn't give a damn कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालांकि साथ में लोग स्विमिंग भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। तो you know something, I was so proud of them, I was so proud of them कि they don't give a damn, they know who they are। ये कॉलर की बात मैं उनको उनके जवाब में कह रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि वो तो देखें आप करते हैं तो ये तो मोर पावर टू यू, और जो करते हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि, और दूसरी बात ये है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप देखें इधर चीज़ें उतर रही हैं, वो पहन रही हैं, इस सोसाइटी में, खासतौर पर न्यूयॉर्क में। तो I just like I think it's more हमारा इसमें ऐसा कोई कह लें कि कंसर्न नहीं है कि कौन हिजाब ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर आप हिजाब लेते हैं, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो बच्चियां हमें देख रही हैं, कि अगर वो अच्छे तरीके से उसको लेकर चलेंगी, उसको पहनेंगी, कैरी करेंगी, तो उनकी पर्सनालिटी मज़ीद इन्हांस होगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पर कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए किस तरह जाना है। हमने ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं चाहा कि हमारे यहाँ से कोई गलत चीज़ रहे हो कि हम किसी गलत चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा है तो मेरे ख्याल से फिर हम माजरत ही कर सकते हैं। हाँ ठीक है जी। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं जनाब। सर्दियों का मौसम है जो अपने साथ ठंडी हवाएं लेकर आता है, गर्म कपड़े और ख़ूबसूरत दिन तो लेकर आता ही है, मगर इसी मौसम में हमारी जल्द खुश्क होने लगती है, चेहरे की रौनक मांद पड़ने लगती है, झुर्रियाँ जो है वो नुमायाँ होने लगती हैं और जोड़ों का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अक्सर लोग महंगी क्रीम्स या टोटकों का सहारा लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि खूबसूरत स्किन और सेहतमंद जोड़ों का ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की खुराक से है, पानी से है, धूप और देखभाल से है। तो आखिर सर्दियों में हमारी जल्द जो है वो इतनी जल्दी क्यों मुरझा जाती है? कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी जल्द को अंदर से मॉइस्चराइज्ड करती हैं, ग्लो दे सकती हैं? एंटी एजिंग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कह लें कि एज आने से पहले ही बचा सकती हैं? यहाँ पे जो रिंकल्स बहुत से ख़वातीन कह रही होती हैं कि हमें उनका देखने पड़ते हैं जी, माथे पे आ गए हैं, लाफ लाइन पे आ गए हैं, स्किन बहुत ज़्यादा सैग होना शुरू हो गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, इनके लिए कौन सी ऐसी घरेलू रेमेडीज़ हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी आपा मौजूद है, नैयर आपा मौजूद है, जो कि हमें बताती हैं कि जनाब हमने खूबसूरत किस तरह रहना है। तो आइए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे जानेंगे कि आज वो किस तरह की जो रेमेडीज़ हैं मेरे लिए
اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہیں. تو نیئر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ, الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. نیئر آپ سردی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے پرابلمز بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے جی ہماری جو سکن ہے نا, کلر جو ہے وہ بہت کہہ لیں کہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے اب تو ہم کالے ہو گئے, سردیاں آتی ہیں ہم کالے ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی بالکل, کچھ لوگوں کی جو ہے وہ سردی سٹارٹ ہوتے ساتھ ٹیننگ ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کلر صحیح فیئر ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ٹین ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کی سکن کا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ہی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ سارا سسٹم ہے. تو جن لوگوں کی جو ہے وہ سردیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی ٹین ہو جاتی ہے, گلو ختم ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم پہلے جو ہے وہ ریمیڈی شیئر کرتے ہیں. بہت زبردست ہے, بالکل سمپل ہے, سستی ترین ہے. کنو آپ کو پتہ ہے سردیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی آج کل جو ہے وہ مارکیٹ میں موسمیاں اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, موسمی آپ نے کھا لیا, آگے کنو آئے گا. کنو اگر آپ نے کھا لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, چھلکوں کو اچھی طرح سے دھو کے آپ نے اس کا وائٹ پارٹ نہیں نکالنا, کیونکہ جو اس کا وائٹ پارٹ ہے نا, اس سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں CMC, جو کہ آپ کے جوسز وغیرہ کے اندر لیکوڈ اور تھک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے جو بینیفٹ ہے, ایک تو جب آپ کنو کھاتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ اتار کے کنو سے چھلکوں سے اس کو آپ ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے, وہ وائٹامن C بھی آپ کو ملے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو اس کا وائٹ پارٹ ہے آپ کو گلو بھی دے گا. ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے چھلکے اچھی طرح سے دھو کے تھوڑا سا جو ہے اس کو ڈرائی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے, چھلکوں کو بے شک باریک باریک کاٹ لیں اس کو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بے شک جو ہے وہ ڈرائی کرنے کے بعد کوٹ لیں, لیکن فریش آپ نے تھوڑے سے لینے جس کے اندر اس کا فریش جوس ہو. ٹھیک, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا بہت زبردست ایک سٹرس, اس کا جو اروما ہے, اس کی جو خوشبو ہے, اس کا جو اسینشل آئل ہے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ موسمی کے یا کنو کے جو بھی چھلکے اویلیبل ہیں آج کل, یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ چھلکے لے لینے ہیں, اور اسی کے اندر آپ نے ڈالنی ہے 1/4 ٹی اسپون ہلدی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ہلدی نہیں آپ نے ڈالنی, 1/4 ٹی اسپون آپ نے اس میں ہلدی ڈال کے, تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے گلیسرین. آپ دیکھیں کہ سردیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہماری نانی دادی ہماری والدہ گلیسرین روز واٹر اس میں لیمن جوس ڈال کے جو ہے نا وہ بناتی ہوتی تھی, تو سردیوں کے اندر وہ لگاتے تھے, اس سے سکن میں جو ہے وہ ڈرائنس نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ اس کو گلیسرین کے اندر ڈال کے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کچن میں رکھ دینا ہے. 3-4 دن کے اندر جو ہے یہ سارا اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے, یا کہہ لیں کہ مالٹے کے چھلکے کی جتنی کوالٹیز ہیں, وائٹامن C ہے اور ہلدی, آپ کو پتہ ہے جتنی بھی جو ہے وہ زخم ہو, سکن ڈرائی ہو, کیونکہ ڈرائنس کی وجہ سے ایچنگ, ریش, خارش ہو رہی ہوتی ہے, وہ کریں تو پھر جو ہے نا اسکریچ سکن کے اوپر آ جاتے ہیں, بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو, آپ نے اگر اسی ٹائم یوز کرنا ہے تو آپ اس کو گرم پانی کے اندر رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ 1-2 دن کے بعد آپ کا یہ بہترین یہ وہ والا سیرم ریڈی ہوگا جو آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیننگ ہو جاتی ہے, ڈل کمپلیکشن ہو جاتا ہے, اراؤنڈ دا آئیز جو ہے وہ ڈارک سکن ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, نائٹ میں جو ہے وہ فیس کو واش کر کے تو اس کو آپ نے سیرم کی طرح سے ہاتھ پہ ڈالنا ہے, اور پورے فیس پہ آپ نے اس کو جو ہے نا مساج کر لینا ہے اراؤنڈ دا آئیز پورے فیس پہ. تو آپ اس کو جو ہے یہ زیادہ کوانٹٹی کے اندر بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں, اس کو سب گھر والے جو ہے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس سے فائدہ ہی ہوگا. آپ کی جو ٹیننگ ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ کلر بہت زیادہ نا کہہ لیں کہ کم ہوتا جا رہا ہے یا برائٹ نہیں رہا ہے, اس طرح ڈل ہوتا جا رہا ہے, گلو ختم ہو جاتی ہے نا سکن سے, تو اس میں یہ ہے کہ نا آپ پانی کا انٹیک پراپر کریں. یہ ان لوگوں کو زیادہ ایشو آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے نا پانی کا پراپر استعمال نہیں کرتے, سکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے, گلو کم ہو جاتی ہے, اور پھر ٹیننگ جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ڈرائنس کے لیے بھی کچھ ہے کہ جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے, پیچ سکن ہو جاتی ہے, 2 ٹون سکن ہو جاتی ہے, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل, جن لوگوں کی اس طرح کی پرابلم ہے تو یہ ہے ستاور یا ستاوری. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے روٹ ہے ہرب کی. آپ دیکھیں کہ اس کی شائن, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ شائننگ ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہے یہ پاؤڈر بنوا کے رکھیں. یہ ان لوگوں کے لیے, ان خاص کر خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے یہ اتنا زبردست اس کا پاؤڈر ہے. یہ آپ کی سکن کو گلو دے گا, آپ کی سکن کی ٹیننگ کو ختم کرے گا, آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرے گا.
ٹھیک ہے. اور خاص کر یہ والا جو پاؤڈر ہے جو مدر جو ہے وہ بچوں کو فیڈ کروا رہی ہیں اور دودھ جو ہے وہ نہیں آج کل کی بچیوں کو آتا, تو ان کے لیے یہ بہترین ہے. جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں مدر, وہ جو ہے یہ اس کی ½ ٹی اسپون دودھ کے ساتھ صبح شام جو ہے وہ لینا شروع کر دیں. یہ ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے خواتین بچیوں کے لیے بہترین ہے. تو اس کا جو ہے وہ ½ ٹی اسپون آپ صبح میں لیں نیم گرم پانی کے ساتھ, اور رات میں بھی لیں. اسی کا آپ نے کیا کرنا ہے, جو پاؤڈر ہے اس کا پاؤڈر آپ نے اگر جسٹ لائک 1 کپ اس کا پاؤڈر جو ہے بہت سستا ترین جو ہے یہ والا جو ہے وہ ہرب ہے, 1 کپ اگر آپ نے جو ہے وہ اس کا پاؤڈر لیا, 1 کپ ہی آپ نے جو ہے وہ جو کا آٹا اور 1 کھانے کا چمچ اس میں ہلدی, یہ آپ مکس کر کے آپ رکھ لیں. یہ آپ کا بہترین جو ہے وہ آپ کا وائٹننگ ایک فیس پیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کہ جو آپ کی سکن کو گلو دے گا. اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سکن میں جھریاں وغیرہ بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ڈرائینس بہت زیادہ ہو رہی جیسے 40+ خواتین ہیں, تو وہ اس کے اندر 1 کپ جو ہے یہ السی کے جو بیج ہے اس کا پاؤڈر بنوا کے بھی ڈال لیں. یہ آپ کا بہترین جو ہے یہ فیس پیک ریڈی ہو جائے گا جو نہ صرف آپ کی سکن کو گلو دے گا, موئسچرائز کرے گا. اس کو لگانے کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ کو کوئی بھی کولڈ کریم یا کوئی بھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویری نائس. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جن کی ڈرائینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ڈرائینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ پاؤڈر, کولیجن پاؤڈر, کولاجن, کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ کے لیے بڑا اچھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نیٹ پہ جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں باکس اور کافی مہنگا, اور ڈیفرنٹ کریمز اتنی مہنگی ہیں, پھر سیرمز اتنے مہنگے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں. ہاں جی, ٹریٹمنٹس جو ہیں اس کے خاص طور پر جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, بہت مہنگے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے یہ والا پاؤڈر جو ہے وہ گھر میں بنانا بتاتی ہوں. اس کو آپ گھر میں بنا کے کولاجن پاؤڈر ہم کہیں گے. ہاں جی, کولاجن پاؤڈر. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ کھائیں, یہ میں بنا کے لے کے آئی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کولاجن پاؤڈر. اچھا, کھائیں اس کو. آپ کا دل کرے گا کہ 1 کھانے کا چمچ کیا میں اس کو جو ہے وہ کھاتی چلی جاؤں. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے میں نے لیا ہے سفید تل, کیونکہ جو سفید تل ہے ریچ سورس آف جو ہے وہ یہ کیلشیم ہے جو آپ کی باڈی کو جو ہے وہ سارے دن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. کیلشیم یہ اس کو وہ پوری جو ہے کوانٹٹی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو آپ دیکھیں تلوں کا تیل, اس میں سے جو ہے وہ فیٹی ایسڈز ہیں, وہ والا آئل ہے, وہ چکنائیاں ہیں کہ جو آپ کی سکن کو گلو دینے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اخروٹ آپ کو پتہ ہے کہ دماغ, کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو یہ بہترین ہے خشکی کو ختم کرنے کے لیے. اور اس میں اسینشل آئلز بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہیں آپ کے. بالکل, آپ دیکھیں اخروٹ ہماری جو سکن کیئر کے اندر جو قیمتی کریمز ہوتی ہیں آرگینک, اس کے اندر جو ہے وہ اخروٹ اور خوبانی کے تیل کے ساتھ جو ہے یہ کریمز بنائی جاتی ہیں. یہ جو میں مزیدار سی کھا رہی ہوں نا کولاجن پاؤڈر, یہ آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں. ہاں جی. اس کے بعد جو ہے یہ کدو کے پمپکن سیڈ, کدو کے بیج, یہ ساری چیزیں آپ نے برابر کوانٹٹی کے اندر لینی ہے. کدو کے بیج, اس کے بعد جو ہے یہ پھول مکھانے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے برابر کوانٹٹی میں لینی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے لے لیے بادام, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر آپ کو جو میٹھا فیل ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کشمش ڈالی ہے. ٹھیک ہے, کشمش آپ ڈال لیں, آپ مصری ڈال لیں اس کے اندر, کیونکہ جو کشمش ہے یہ بھی جو ہے وہ اینٹی ایجنگ ہے. یہ بھی آپ کی سکن کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم اس کو جب انٹیک کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو گلو ہے ہماری سکن پہ آئے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے جو بنایا, آپ یہ والا پاؤڈر جو ہے یہ بنا کے رکھ, اس کو بچوں کو بھی دیں, بچیوں کو بھی دیں. 40+ خواتین جن کے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائینس آ رہی ہے اور بہت زیادہ جھریاں آ رہی ہیں, اور جو بھی لگا لیں کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو کوئی بلڈ پریشر وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ السی کو بھون کے تو آپ یہ بھی ڈال سکتی ہیں. میں نے اس کے اندر السی نہیں ڈالی ہے, تو جو لوگ جو ہے جن کو بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے, اگر السی آپ ڈال دیں گے تو میں کہتی ہوں کہ کمال ہو جائے گا. امیزنگ آپ کا جو ہے یہ پاؤڈر جو ہے یہ ریڈی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کولاجن پاؤڈر ہے. جی, تو یہ ہاں جی, جو بچے کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں, بہت زیادہ خواتین ہیں, سارا دن کمپیوٹر وغیرہ پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, مسلز میں بہت زیادہ اسٹفنس ہے, سکن ڈرائی ہو رہی ہے, رنکلز آ رہی ہیں, گلو نہیں ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی, ٹیننگ ہو جاتی ہے, بال ویک ہو جاتے ہیں, بالوں میں ڈرائنس آ رہی ہوتی ہے, ان سب کے لیے یہ پاؤڈر بہترین ہے. اس کو آپ بنا کے آپ ایک باکس کے اندر, بچوں اسکول جانے والے گوئنگ بچے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اس کو دے سکتی ہیں.
इसको थोड़ा सा जो है वो शीरे के अंदर मिक्स कर देंगे तो ये आपके छोटे से टॉफियाँ लड्डू से जो है लड्डू से वो बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनके लिए उनकी स्किन भी अच्छी रहेगी, उनके बाल भी अच्छे रहेंगे, और उन्हें उनकी हड्डियों के लिए भी, जैसे ये फूल मखाने हड्डियों के लिए भी बड़े अच्छे हैं। हड्डियों के लिए आपको पता है कि फूल मखाने के कितने ज्यादा बेनिफिट्स है, कैल्शियम रिच है ये, खाली ये चीज, ये सिर्फ फूल मखाने। मेरी कोशिश होती है कि वो वाली चीज़ें कि जो इजीली अवेलेबल हो और इफेक्टिव हो। आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाके आप जो है वो वाइट पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन और बोरिक पाउडर, ठीक है। अगर आपने 50 ml जो है वो वैसलीन ली है, 50 ml ही ग्लिसरीन ले, और बोरोक पाउडर, इन दोनों चीज़ों को हल्का सा नीम गर्म करके बोरोक पाउडर उसके अंदर मिक्स करके रख लें। ये आपकी एक क्रीम बन जाएगी। ठीक है। जो क्रैक हील्स वगैरह है आपकी, आप पहले अच्छे से जो है वो अपने पाँव को जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो वॉश कर लें, ताकि जो है वो फटी हुई एड़ियों के अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह कुछ भी है वो रिमूव हो जाए। नीट क्लीन करके पाँव धो के, तो आपने जो ये वाला महलूल बनाया या ये वाली जो क्रीम बनाई है, आप अपनी फटी एड़ियों के अंदर फिंगर के साथ अच्छी तरह अपने पाँव पे आप अच्छी तरह से लगा के, तो आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो शार्पर जो है वो चढ़ा लें। ठीक है, घंटे 2 घंटे के लिए इसके ऊपर आपने, ताकि जो है ना वो लगी रहे, आपके पाँव के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट करें। और बेशक कॉटन की सॉक्स पहन के सो जाएं। 3 से 4 दिन करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी फटी एड़ियाँ इसके साथ हील हो जाएंगी। और ये बेहतरीन क्रैक हील क्रीम है। और ये सर्दियों में बड़ा प्रॉब्लम होता है ख़वातीन को भी और मर्द हजरात को भी, कि जिनकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, तो उनके लिए बेहतरीन क्रीम है जो नैयर आपा ने बताई है। उसके अलावा हम स्किन केयर के हवाले से बात कर रहे थे कि रिंकल फ्री आपका फेस किस तरह का, एंटी एजिंग से हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। तो नैयर आपा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप आए इसके ऊपर बात की। अब ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अक्सर लोग परेशानी, रिश्तों में बंदिश, कारोबार में नाकामी या बार बार बीमार होने को ना जादू, बंदिश रात से जोड़ देते हैं। क्या वाकई ऐसा सब कुछ होता है कि नहीं होता? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या शादी, रिस्क और घर की खुशियों पर जादू या मनफी असरात का साया हो सकता है? और अगर हो तो इसकी असल अलामात क्या हैं? आज हम इन्हीं बातों पर बात करने जा रहे हैं कि घर पर बुरे असरात से हिफाजत कैसे की जाए, कौन से मसनून वज़ाइफ हैं जो हमें सहारा देते हैं, और शरीयत का एतदाल पसंद मौक़िफ़ क्या है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात करनी है हमने, और साथ साथ मौलाना फ़िदौर रहमान हैदरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मौलाना साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ साहब, आप ही से इसका आगाज़ करूँगी। शफीक साहब, क्या इस्लाम के मुताबिक जादू और बुरे असरात हकीकत में होते हैं? जादू टूना जी, हमारी बंदिश लग गई है, रिस्क पे बंदिश है, कारोबार पे है, किसी ने शादी पे बंदिश लगाई हुई है, वाकई ऐसा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए अगर जादू के हवाले से, तो ना ही हर चीज़ जादू है। अच्छा। और ना ही ये कहा जा सकता है कि जादू कुछ हकीकत नहीं रखता। जादू एक ऐसी हकीकत है जो इंसान के दिलों पे, दिमाग पे, उसके वजूद पे, उसकी हर चीज़ पे असरअंदाज हो सकती है। यानी हत्ता के जादू के ज़रिए कत्ल भी मुमकिन है। अच्छा। हाँ, कुरान मजीद की आयात काफ़ी सारी हैं। वलाकिन्न शयातीना काफ़र युअल्लिमून अन्नास सिहर, पहला हुक्म बाकायदा लगाया कि वो शैतान भी है, काफिर भी है, और शर्रे माहद और शैतानी अमल है जो जादू करता और करवाता है। कुरान मजीद की इसी आयत में आगे साथ फरमाया, फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरी व ज़ौजी, मियाँ बीवी के दरमियान में जादूगर जादुई अमल के वजह तफरीक भी पैदा कर सकता है, लड़ाई करा सकता है। और इसी तरह औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़ी व नफ़्ख़ी व नफ़्सी से पता चलता है कि इंसान के ज़ाहिर को नहीं, आपके दिल के टुकड़ों तक वो मुतासिर कर सकता है। यानी ये वसवसा है, ये तख़य्युल है, ये ख़यालात की दुनिया है। इसी तरह जो है ना वो दीगर जो दिल की जो है ना वो अरमान आरज़ुएँ, उस पर भी असरअंदाज होता है। सही है। और हदीस के मुताबिक देखा जाए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में जो अहम तरीन सुहीरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस है। और इसके साथ साथ एक हदीस में आता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आता काहिनन
फसद्दक़ बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी किसी काहिन जादूगर के पास आए, देखें मुख्तलिफ नाम है, कोई इल्म रमल के नाम से, इल्म जफ़र के नाम से, इल्म आदाद के नाम से, इल्म सेहर के नाम से, अमल के नाम से, हर वो चीज़ जो कुरान और सुन्नत से हटी हुई है और फूंके मारी जाती हैं गिरों पे, धागों पे, पत्थरों पे, नगीनों पे, वो सब की सब शैतानी और बस औकात जादुई में कुफरी अमल तक पहुंच जाती है। और कुरान जी में देखें वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द है, फूंके मारने वालियों के शर से ए हबीब आपने बाकायदा पनाह मांगनी है। देखिए कुरान भी रब्बिल फलक में यहाँ साथ का कि हबीब कायनात अब रब्बे फलक की पनाह मांगे 4 चीज़ें हैं, और 4 चीज़ों में क्या है, मिन शर्रि मा खलक, हर बदतरीन मखलूक से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरों में कुछ अमलियात या कुछ बुरे काम करने वाले उन लोगों के शर से, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति, फूंके मारने वालियों के शर से, और हासिदीन के हसद के शर से। और 4 चीज़ों में एक रब्बे फलक से है। और आखिरी बात इसी से मुतल्लिक़ा ये है कि इधर एक सिफ्त अल्लाह ताला की और उधर 3 सिफ्तें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, और एक चीज़ से पनाह, और एक सिफ्त के साथ 4 चीज़ों से पनाह, और वहाँ 3 सिफ्तों के साथ एक चीज़ से पनाह। वो क्या है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। आपका अगर दिल ही महफूज नहीं है, आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बिल्कुल बेबस हैं। तो इससे भी अल्लाह की पनाह। तो गोया कि जादू एक हकीकत है, उससे इनकार दुनिया कायनात में कोई आदमी भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और वैसे भी हमें हिस्ट्री से भी, कुरान मजीद से पता चलता है कि उसमें भी जादू के बारे में बोला गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी जादू हुआ था, उनके ऊपर भी जादू हुआ था। तो उससे भी हमें मिलता है कि ये एग्जिस्ट करता है। इससे बचना कैसे है और इसकी कितनी कह लें कि इक़साम है, वो भी जाननी ज़रूरी है। फिदौर रहमान साहब की तरफ जाऊँगी। फिदौर रहमान साहब, आप क्या कहते हैं कि हवाई चीज़ें, लोग कहते हैं हवाई चीज़ें घर पे आ गई हैं, साया हो गया है घर पे, जादू हो गया है, शयातीन का कब्ज़ा हो गया है जी, जिन्नात का कब्ज़ा हो गया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसकी शरीयत के हवाले से क्या बताती है शरीयत इस हवाले से? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस, वक़द क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का। इंतहाई अहम उन्वान पर मौदू किया है और मुझसे कबल डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरत पैराए में आज की गुफ्तगू का इब्तदाई बयान फरमाया। जादू, जिन्नात और हवाई चीज़ें माशरे में बहुत सारी तवहुम परस्ती की शक्ल में हमें मिलती हैं। जादू से क़तन इनकार नहीं है, ऐसे ही जिन्नात और आसेब से भी इनकार नहीं है। सूरह बकरा पारा नंबर 3 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस, कि क़यामत के दिन सूद ख़ोरों पर इस तरह की कैफ़ियत तारी होगी कि शैतान उन पर मुसल्लत होकर जैसे हवास बाख्ता कर देते हैं, वो ऐसे हो जाएंगे। तो मुफस्सरीन ने यहाँ लिखा है कि जिन्नात का चिमटना या जिन्नात का किसी पर मुसल्लत हो जाना तो इस आयत से साबित होता है। और फिर पारा नंबर 18 में वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, कि वो हमज़ात जो आकर वसवसे डालते हैं, बुरे ख़यालात डालते हैं। लेकिन सोसाइटी में मामला ये है कि इससे आगे बढ़कर अल्लाह जल्ला वाला का डर और ख़ौफ, वो जो खशियत थी उससे आगे निकल कर खाम खा के कुछ ऐसे खौफ पाल लिए हैं कि जिनका वजूद ना साइंसी है और ना मज़हब उस बारे में कोई रहनुमाई करता है। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना कि जी ये चड़ेल चिमट गई है, जी ये फला, ये तो इसमें नफ्सियाती अवारिज़ात भी होते हैं। ठीक है कि ये मसाइल हैं साथ साथ, लेकिन हर मसाइल को उसके साथ नहीं हर जोड़ना मसले को चाहिए। देखिए ना, इसमें जो माशरे में जिस तरह से मतलब पाया जाता है उनसे पूछा जाए। मुझे बात थोड़ी सी मुकम्मल करने दें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि शैतान, जिन्नात की सारी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने सूरह नास का हवाला दिया, सूरह फलक का हवाला दिया, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल जो हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि जी मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा ही दिया है, मुझे ये हो ही रहा है, तो इस हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें नफ्सियाती अवारिज़ और जो है ना अमराज के जो माहिरीन हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। कॉलर है, इश्तियाक हैं चकवाल से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इश्तियाक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूँ कि मैं काफी, हेलो, मैं
जी जी आवाज आ रही है आप। शफीक साहब से बात जी करना जी चाहता शफीक हूँ। साहब सुन रहे हैं, बोलिए आप। अच्छा, मैं बीमार हूँ काफी अर्से से, मैं चल नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आती, काफी इलाज कराया है लेकिन पता नहीं जादू है या बीमारी है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इलाज कराया, इलाज में मतलब कोई ऐसा बीमारी कोई नहीं कोई आई है? शफा नहीं है, आप बीमारी है तो ये रिस्क भी बंद है, हर चीज रिस्क भी बंद है। और ठीक है इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया इसके लिए। क्या असल में इश्तियाक साहब की ना देखें, पता है कि कुछ अलामात होती हैं इनके ना, सर और कमर की रीढ़ की हड्डी पकड़ी हुई है। अच्छा। कमर और पीछे जो चीज़ें ना, उसकी वजह से इसका हो सकता है टांगों पे भी, और कहाँ कहाँ असरात पड़ रहे हैं। जैसे होता है ना, बाद दफ़ा होता है कि लाइव वीडियो कॉल पे तो बरकत उतना ही चेक हो सकता है, लेकिन ये कि हम नाम से नहीं करते, ये आवाज़ बोल रहे हैं ना, तो उससे आवाज़ से बंदा पहचान सकता है बाकी चीज़ें। तो उसके लिए एक दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि कलवंजी का तेल दम करे और साथ जैतून का तेल दम करके उसमें हमारा मुख्तसर तरीन दम भी मैंने रखा हुआ और तवील भी। किसी का मर्द ICCC वार्ड का है, किसी का इंजेक्शन का है, किसी का ऑपरेट वाला, किसी का पैनाडोल वाला है। तो हर नमाज के बाद सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारे कुल और मंजिल की आयात अगर पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। वो पढ़ के सुबह, असर और सोने के वक्त अपनी कमर पे और टांगों पे तेल लगाएं। ठीक है, एक तो ये काम करें, और दूसरा उसी से पानी दम करके साथ पानी से वुजू या गुस्ल कर लें, उससे भी इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। और तीसरा काम ये है कि साथ अगर शुगर नहीं है तो 7 अजवा खजूरें सुबह मुँह नहार 7 दिन खाएं। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि खजूरें जो अजवा है उससे भी जादू टूट जाता है। और फिर खुसूसन जो है ना, वो अपनी टांग को जिस वक्त हाथ रख के ना, ये उंगली जो है ना, शहादत की ये इतनी कुव्वत वाली, मैं एक दफ़ा केस भी देखे, हमने स्टडी भी किया, पढ़ा भी, लिखा भी, लेकिन साथ अमलियात को भी चेक करते हैं। मैंने एक दिन ना वैसे तजर्बे से उंगली करके मैंने कहा, देख हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह से डरते हैं, किसी जिन शैतान और जादूगर से कोई नहीं डरते, पूरी दुनिया के जादूगर सामने। इस तरह उंगली करके मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो कहने लगा कि हफ्सा मुझे डंडा लगा लो, स्टिक मार लो, लेकिन ये उंगली पीछे करो, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़र्ब कर रही है। हम इस उंगली की पावर को नहीं देखते, और इस उंगली में पावर असल नहीं है, ये भी अकीदे की बात। असल इस उंगली से हम अल्लाह के एक होने की गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। तो मैं इश्तियाक साहब को कहूँगा कि जहाँ दर्द है ना, वहाँ उंगली रख के सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारे कुल, और साथ बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी शैइन फिल अर्दि वला फिस समा बिस्मिल्लाह औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये पढ़ लें। इमाम इब्न क़य्यिम, एक जुमले में बात कहूँगा, इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी जगह फंस गया, ला अजीदु दवान वाला तबीबन, ना मैं दुआ पाता था ना डॉक्टर पाता था, तो मुझे और कुछ ना सूझी, मैंने सूरत फातिहा हाथ रख के पढ़ना शुरू की, उसके बाद जिंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। सुभान। एक और कॉलर है, अली अकबर है, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे मैं ये मालूमात करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी अर्से से बीमार रह रहा हूँ, कारोबार की बंदिश वगैरह कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जानना चाह रहे हैं आप? जी जी, इसके लिए कोई रहनुमाई फरमाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ आप की तरफ चलती हूँ, पहले फ़िदाउर रहमान साहब से मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ मकामात पर नबलुकुम बिशर्रि वल खैरि फितना वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। डॉक्टर साहब वज़ाइफ बता रहे हैं, और हमारा पूरा तयक्कुन है कि कुरान और सुन्नत से जो यानी दुआएं साबित हैं, अल्लाह जल्ल वाला ने उनमें तासीर रखी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके तवस्सुस से ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें कुरान के दूसरे पहलुओं की तरफ भी निगाह रखनी होगी कि तुम्हारी आजमाइश भी होगी। दुनिया में आई ही हम आजमाइश और इम्तिहान के लिए हैं, इसलिए सिर्फ़ इस तौर पर बैठ जाना कि बंदिश हो गई और जादू और जिन्नात का असर देखिए अल्लाह ने आज़माना है, और आजमाइश में मुख्तलिफ़ तकालीफ़ आएंगी, बीमारी आएगी, कारोबार में कमी आएगी, कारोबार ख़त्म भी हो सकता है, प्यारे जुदा हो सकते हैं, सेहत बीमारी में बदल सकती है। इन सारी चीज़ों के बाद एक तो चीज़ वबश्शिर साबिरीन, सब्र है, और दूसरी चीज़ कि जब हम ये अपना ईमान और यकीन बना लें कि अल्लाह ने हमें दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, तो फिर आजमाइश के इन मराहिल से गुज़रना आसान हो जाएगा। वगरना नुकसान थोड़ा है, लेकिन
اپنے دل و دماغ پہ اتنا سوار کر لیا ہے کہ میں کل تک یہ تھا، آج میری جو ریپوٹیشن ہے وہ یہ بن گئی ہے، تو آدمی نفسیاتی مریض ہو کر کل کے بجائے آج ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب تو وظائف بتا رہے ہیں اور بڑے مؤثر جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ میں سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث جو ہے وہ قائم کی ہے، حدیث بیان فرمائی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، جادو، جنات، اسیب وغیرہ کے اثرات، یہ بالکل معمولی فائدہ جو ہے نا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معمولی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دور کر دیں گے۔ تو جو ہمارے کالر ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت خود کر سکتے ہیں، بہت خوب، نہیں تو کم سے کم آج کل ریکارڈڈ مطلب ایسی چیزیں موبائل ہے اس موجود ہیں، اس میں ریکارڈنگ چلا دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جو جتنی مشکلات ہیں وہ دور ہوں گی۔ پھر بھی آپ کے توسط سے کرنا چاہوں گا کہ مشکلات ہیں لیکن اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ ان آزمائش میں درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے بیٹوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے کی بات آگے جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بندش کسی نے نا اس کا رشتہ باندھا ہوا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ سے اس عنوان پہ چونکہ پی ایچ ڈی ہے، گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کر میں آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رشتہ جب پسند کرنے جاتے ہیں تو کچھ برابری بھی ہوتی ہے، مطلب جو چیزیں سمجھی جاتی ہیں کہ یار اس طرح سے یہ چیزیں، یہ خوبیاں کسی حد تک پائی جائیں تو پھر ہم وہاں کریں گے۔ شکل و صورت کو تو میں معیار نہیں بناتا، وہ تو اللہ جل وعلا نے اپنی یعنی کاریگری سے بنائی ہے، تو اس لیے شکل کو معیار نہیں رکھنا چاہیے، البتہ عادات کو دیکھنا چاہیے، گھر کے رہن سہن کو دیکھنا چاہیے۔ اب بچی اس کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، اس کی تربیت ٹھیک نظر نہیں آ رہی، تو پھر ایسے تو ریجیکٹ والا ہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے جہاں دعاؤں کا اہتمام ہے تو وہاں ساتھ اس کے تدابیر کا بھی اختیار کر لی جائے کہ بھئی معاشرے میں کس طرح کی بچیوں کو پسند کیا جاتا ہے اور جو آئے ہیں ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، تو اس طرح کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ کچھ اللہ جل وعلا نے ہماری دسترس میں رکھا ہے، قدرت میں رکھا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنائیں تاکہ جو ہے نا یہ رشتے جلدی قائم ہو سکیں۔ اور جو ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ یہ ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا، فلانا ہوگا، تو میں آپ کے توسط سے ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اس معیار سے تھوڑا نیچے آئیں تاکہ بچیوں کے رشتے بر وقت ہو سکیں اور جو ہے نا برائیوں سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ مفتی صاحب ہوتا کیا ہے کہ لوگ ادھر سے حور تلاش کرتے ہیں اور ادھر سے جبریل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طریقے سے بہت اچھی بات ہے آپ کی۔ بے شک ایسے ہی کہ اپنے معیار کو جو نا تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو نیک کام ہے یہ جلد از جلد آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حافظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا فدی الرحمان حیدری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔